जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोग को आज केमिस्ट्री में लेसन 1 और 2 का मैराथन लेकर के मैराथन इसमें पढ़ेंगे जिसमें होगा ऑब्जेक्टिव प्लस लघु उत्तरीय प्लस दीर्घ उत्तरीय, तीनों पूरी कंप्लीट चैप्टर 1 और 2 का आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग मेरे प्यारे साथियों लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को क्या करेंगे हम लोग अच्छे से आज क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, हम चलता हूं सीधा टॉपिक पर अपने। चलिए, तो हमारे टॉपिक्स का नाम था कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसका पहला टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है। चलिए देखिए, सबसे पहले हमको क्या दिया गया है समझिएगा। इसमें कह रहा है क्या, हमको कह रहा है इसमें क्या, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं कि क्या कह रहा है। देखिए, सबसे पहले निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। हम संतुलित के लिए जानते हैं बाबू कि ये तीर चिन्ह है, अगर ये तीर चिन्ह है तो तीर चिन्ह के इधर भी परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए और इधर भी परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो यह प्रोसेस संतुलित है, अगर ऐसा नहीं है तो यह प्रोसेस संतुलित नहीं है। तो सबसे पहले कौन सा क्रिया संतुलित नहीं है, तो हम इसके बारे में चलते। देखिए, इधर हाइड्रोजन 4 गो है, इधर हाइड्रोजन 4 गो है। हम कर रहे हैं क्या, देखिएगा क्या है, इधर जो हाइड्रोजन है हमको 4 गो है, इधर भी 4 गो है, ऑक्सीजन 2 गो, इधर भी 2 गो ऑक्सीजन, इस संतुलित है, हमको नहीं पूछ रहा है। चलिए, ये भी संतुलित है, दोनों दोनों बराबर है। इसको देखते हैं, इधर 2 के Cl O3 3 दूनी 6, ये भी संतुलित है। डी वाला देखते हैं, Pb एगो है, ऑक्सीजन यहाँ 2 और 2 4, 4 1 5, यहाँ ऑक्सीजन क्या है 6, लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ आंसर लिखा भी हुआ है, यानी हम आंसर से नहीं चलेंगे, हम लोग इसको बनाएंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तब आगे चलते हैं। क्या Fe2O3 Al2 में Al2O3 2Fe निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो बताया जाता है कि किस प्रकार की अभिक्रिया। देखिए, हम बताया था इस सब्जेक्टिव का वीडियो अगर हमको देखिएगा वीडियो मेरा, तो उसमें बतावल गया है कि देखिए, ये ऑक्सीजन जो है जिसके साथी था उसका एक साथी छोड़ दिया है, यानी एल्युमिनियम जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लिया बाद में, अब बेचारा लोहा अकेले हो गया। तो जो अकेले हो गया उसका नाम था कि एकल विस्थापन अभिक्रिया, या खाली हम विस्थापन अभिक्रिया बता सकते हैं। आगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है, तो धुएं का रंग जो है इसका वह भूरा होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होती है, तो C12H22O11 होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 बी वाली ऑप्शन हो जाएगी। इस प्रकार से हम लोग क्या था, इस चैप्टर से 5 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे इस टॉपिक से। चलिए आगे हम देखते हैं कि 2 नंबर वाली प्रश्न इससे कैसे है, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे, समझेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव हम क्वेश्चन बैंक से बता रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब प्रश्न है, आप लोग अच्छे से देखिए, समझिए इसको। चलिए, कहता है निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, जो 2020 में पूछल क्वेश्चन है। कहता है सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ, देखिए सोडियम सल्फेट है Na2SO4, बेरियम क्लोराइड BaCl2 से अभिक्रिया करवाया, तो क्या कर लेगा, इस सोडियम जो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर लेगा और SO4 जो है बेरियम के साथ अभिक्रिया कर लेगा।
तो यहाँ हो जाएगा 2NaCl और यहाँ हो जाएगा बेरियम सल्फेट। इसी प्रकार से तो है, हमें भी पता चल रहा है कि ये भी प्लस और माइनस में टूटेगा, ये भी प्लस और माइनस में टूटेगा, तो ये प्लस इसके माइनस के साथ और यह प्लस इसके माइनस के साथ, ये वाला जो है इसके साथ अभिक्रिया, ये वाला इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, दोनों अपना आयन को अदला बदली कर लेगा। तो इस प्रकार के हम द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया भी हो जाती है और इसको अभिक्रिया को हमको पूर्ण भी हो गया। आगे है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का Hal2 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ अभिक्रिया किया। अब यहां से सोचेंगे क्या बनेगा, तो यहां से C निकलेगा और कैल्शियम से ऑक्सीजन है तो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा और H है और वो है तो H2O को जल बना लेगा। तो इस प्रकार से अभिक्रिया हो गया। आगे निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो कहता है क्या, जिंक सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करता है, तो दे दिया है जिंक नाइट्रेट और क्या बनाती है, सिल्वर बनाती है। इस दो टाइप में एक टाइप तो प्रत्येक साल क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे तो निम्नलिखित अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए देगा या संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखिए। एक तो ऐसा दे देगा और आपको ऐसा करना रहेगा, और एक तो क्या करेगा हिंदी में पूरा लिखा हुआ रहेगा। देखिए इसमें क्या था, साथ अभिक्रिया करता है खाली बताया था, लेकिन इसमें क्या है बता दिया है कि क्या करके क्या बनता है। तो इस प्रकार से हम लोग को तो कहता है सोडियम जिंक, तो जिंक का फॉर्मूला होता है Zn, सिल्वर नाइट्रेट तो AgNO3, जब अभिक्रिया करता है तो जिंक नाइट्रेट तो ZnNO3 का Hal2 बना लिया, सिल्वर बच गया बेचारा। इसको संतुलित रासायनिक समीकरण है। आगे है कि सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो सोडियम Na है, जल H2O है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और बेचारा हाइड्रोजन गैस क्या हो गया, बाहर निकल गया। इस प्रकार से अभिक्रिया होती है। एकदम नेसेसरी है कि 2 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है। आगे मेरी प्रश्न क्या है, तो आगे हम लोग समझेंगे। देखिए क्या है, तीसरा नंबर, इस अभिक्रिया के लिए कह रहा है समीकरण लिखिए। क्या है, बोल रहा है इन अभिक्रियाओं को समीकरण लिखिए। मतलब कह रहा है कि अगर भाप के साथ लोहा को अभिक्रिया किया जाए तो लोहा है, भाप मतलब जल होता है, जल के साथ तो Fe3O4 बनाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। वही जल के साथ कैल्शियम को अभिक्रिया करता है, कैल्शियम है, जल H2O है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। इस प्रकार से निम्नलिखित अभिक्रियाओं को इनकी अवस्थाओं के संकेतों के साथ संतुलित करें। रासायनिक समीकरण लिखिए। अवस्था के साथ गैस है तो गैस में, अवक्षेपण है तो अवक्षेपण में, जिस प्रकार से उस प्रकार से लिखिए। तो कहता है जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट अवक्षेप बनते हैं। अवक्षेप का दिया तो अवक्षेप का तीर ऐसा दे देना होगा। तो देखिए बेरियम क्लोराइड तो BaCl2, सोडियम सल्फेट तो Na2SO4, अभिक्रिया किया, ये भी सब जलीय में है तो जल के लिए Al हो गया। सोडियम क्लोराइड देखिए यहाँ पे लिखा है सोडियम क्लोराइड का विलयन तो विलयन के लिए जल। अब बेरियम सल्फेट का अवक्षेप ठोस, अघुलनशील नहीं घुलने ठोस, तो बेरियम क्लोराइड का अवक्षेप तो अवक्षेप के रूप में, यानी सोडियम क्लोराइड का अवक्षेप तो किसका अवक्षेप बोला है, अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप, तो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप तो ऐसे दे देंगे, ठोस के रूप में नीचे बैठ गया है। चलिए इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन के से क्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इससे अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड और क्या बनती है, जल बनती है। इस प्रकार से हमको देनी है। इस पर 3 टॉपिक में एक टॉपिक जरूर पूछती है, चाहे ऐसा पूछे चाहे ऐसा पूछे या संतुलित करने के लिए पूछे। आपको इस चैप्टर से हर साल 2 नंबर के प्रश्न, 3 नंबर के प्रश्न, कभी कभी 5 नंबर के भी प्रश्न निकाल देती है बच्चे। इसीलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है इसे। 5वां कह रहे हैं आपसे सवाल कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। जैसे H2 है और O2 है तो H2O बना हुआ है तो इसको संतुलित करना, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन 2 इधर 1 है, तो यहाँ हम क्या करें 2 लगा देते हैं, ऑक्सीजन संतुलित हो गया। ये 2013 में पूछ ले है और 17 में भी पूछ ले है, सेम टू सेम प्रश्न। यही लोहा है और जल है तो लोहा को जल से अभिक्रिया कर संतुलित करने के लिए दिया है तो हम क्या करें, इधर 3 Fe लगा देते, इधर Fe3 दे दिए, यहाँ 3 Fe लगाना पड़ेगा
तो इस प्रकार से हम संतुलित क्या कर लेते हैं। वही तो प्रकार से मैग्नीशियम है HCl रहते हैं MgCl3 और क्या हो जाती है H2 हो जाता है। यहाँ मैग्नीशियम है HCl तो HCl। अब बताइए HCl तो देखिए इधर Cl 3 गो, इधर Cl कै गो है 2 गो है, तो इधर भी Cl हमको 3 गो चाहिए ना। तो देखिए इधर हमको Cl 2 गो है, इधर Cl कै गो दे दिया 3 गो दे दिया। तो दिक्कत यहाँ पे 2 गो होनी चाहिए, यहाँ MgCl2 होनी चाहिए। तो यहाँ 2HCl है, यहाँ Mg तो Mg है, यहाँ Cl2 तो Cl2 हो गया, लेकिन यहाँ H2 है, तो यहाँ खाली H था, तो यहाँ 2 लगा दिया, तो यहाँ पूरा संतुलित समीकरण बन गया। हमें समीकरण को संतुलित समीकरण क्या है, समीकरण को संतुलित रूप लिखें। जैसे देखिए एल्युमिनियम है H2SO4 के साथ किया, एल्युमिनियम सल्फेट बनाया और वो क्या बनाया हाइड्रोजन गैस निकाला। तो रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारक में परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर हो तो उसे हम समतुल्य यानी संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। और इसको हमको क्या कर देना है, संतुलित करके रूप में लिख देनी है। चलिए इससे 5 नंबर के प्रश्न कैसे निकालता है इस चैप्टर से, तो उसके बारे में हम लोग चलते हैं। देखिए 5 नंबर के एग्जाम में प्रश्न कैसे निकालता है इस चैप्टर से। तो कह रहा है बाबू कि रासायनिक समीकरण क्या है, इनके निम्नलिखित समीकरण से कौन सी सूचनाएं हमें प्राप्त होती है। एक समीकरण दे दिया है और इस समीकरण से हमें कौन कौन से सूचना प्राप्त हो रहा है, इसके बारे में हमको क्या करना रहता है, लिखना रहता है, बताना रहता है। तो कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हमको दे दिया ये जिंक है H2SO4 है, तो ZnSO4 हाइड्रोजन गैस क्या हो गया बाहर निकल जाता है। यह समीकरण SO2O2 तो SO3 हो गया, 2SO3 बना लिया। इस निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती है एक राशि क्या, तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन परस्पर संयोग करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बने। पहला सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से संयोग किया तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण किया, ये हमें पहला सूचना मिला इस तरह से। दूसरा सूचना क्या मिला हमें, तो देखिए दूसरा सूचना क्या मिला ये बता रहा है। यहाँ देखिए कह रहा है कि इसमें SO2 के 2 घोल, O2 के 1 मोल, SO2 के 2 मोल और O2 के 1 मोल से अभिक्रिया करके SO3 के 2 मोल बनाते हैं। SO3 के कितना मोल बनाते हैं, देखिए हम मान लिया जाए कि SO2 और यहां मान लिया O2 से अभिक्रिया किया तो यहां बना लिया SO3, क्या बना लिया, तो ये बना लिया, तो मान लिया जाए कि यहां से 2 लगा देता हूं, तो यहां तो हो जाएगा 6, यहां हो जाएगी हमें कितना 6, हमें इस प्रकार से लिखेंगे तो 2SO2 और O2 मिला दिया तो यहां हो जाएगा 2SO3, ठीक है। अब बताइए यहाँ 4 और 2 6 है कि नहीं है, तो यही लिखा हुआ है कि इसमें SO2 के 2 मोल, तो SO2 के कितने मोल आगे लगा हुआ है 2, O2 के 1 मोल, तो O2 के आगे कितना लगा हुआ है 1, तो 1 मोल से अभिक्रिया करके SO3 के कितने मोल, तो SO3 के 2 मोल बनाती है। इस प्रकार से हमको दूसरा सूचना प्राप्त हुआ। SO2 के 2 अणु, SO2 के 2 अणु, तो देखिए एक अणु है तो 2 अणु, O2 के 1 अणु, O2 बेचारा अकेले है, 1 अणु से संयोग करके SO3 के 2 अणु, SO3 के 2 अणु बनाते हैं। उसी प्रकार SO2 का इसका हम भार निकालेंगे तो बताइए 16 दूना 32, ठीक है, 16 दूना कितना 32। अब बताइए ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का हम निकालेंगे 16 गुना 2 तो 32 जोड़ 32 तो 32 64 ग्राम हो जाता है हमको। इस प्रकार से हमें इस प्रकार से क्या करना है, इसको लिखना है 64 गुना 2 यानी 128 ग्राम ऑक्सीजन से 32 ग्राम संयोग करके सल्फर ट्राइऑक्साइड का 160 ग्राम बनाता है, यानी इधर भी 160 जोड़ेंगे तो 160 ग्राम आएगा और इधर भी जोड़ेंगे तो 160 ग्राम आएगा। यह हमें तीसरा सूचना देखने को मिलता है। कहता है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसके रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। अगली प्रश्न 5 नंबर के पूछा जाता है। कहता है
कि रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। समीकरण के बाईं ओर के तत्वों में परमाणुओं की संख्या दाईं ओर के तत्वों में परमाणुओं की संख्या के बराबर होना चाहिए। अभिकारकों के कितने परमाणु भार उत्पाद के परमाणु भार के बराबर है या नहीं, तो इसके लिए दोनों तरफ के परमाणु भारों को एक किया जाता है, क्योंकि द्रव्यमान रासायनिक क्रिया के पहले और बाद में स्थिर होना चाहिए, माने द्रव्यमान दोनों जने बराबर रहना चाहिए। यह द्रव्यमान के अनस्वरता के सिद्धांत पर आधारित होता है। समीकरण के संतुलित करने पर द्रव्यमान के अनस्वरता के सिद्धांत की पुष्टि होती है। यानी देखिए इधर H2 इधर O2, तो H2O बनाया, तो इधर जितना ग्राम H2O रहेगा ना, इधर भी उतना ही ग्राम H2O आएगा जोड़ करके। नहीं तो देखिए 2 गुना बताइए 1, तो 1 गुना कितना होगा, यानी हम अगर मानेंगे तो हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन 1 गुना 2 और फिर आगे कितना है 2, और फिर यहाँ ऑक्सीजन कितना है तो 16 गुना 2 होगा। और उधर देखिएगा तो बताइए 1 गुना 1 है ना होगा, 1 गुना 1 तो 2 हो जाएगा, इधर 16 2 कितना 16, 16 दूना इधर कितना हो जाएगा 32, इधर भी जोड़िए तो 2H2O, तो जोड़िएगा 2 गुना 2 करेंगे 4 हो जाएगा, इधर जोड़िएगा तो 4, यानी हम लिखेंगे 2 और जोड़ कितना ऑक्सीजन का एगो का होता है कितना 16, तो 16 दूना 32, तो 32 और यानी हम इसको जोड़ सकते हैं, तो इसको हम जोड़ सकते हैं 2, देखिए ऐसे जोड़ सकते हैं हम इसको हम आसानी से, 2 है H2 है, 2 है H2 है और प्लस O2 है, यहां बना लिया 2H2O। हाइड्रोजन का भार कितना होता है तो 1 होता है, कितना होता है 1, ऐसा ऐसा कितना है 2 है, जोड़ ऑक्सीजन का भार कितना होता है 16, एक ऑक्सीजन का कितने ऑक्सीजन है 2, यहाँ 2 1 गुना 2 और जोड़ कितना 16। अब बताइए यहाँ 2 में 2 से गुना करेंगे 4 और 16 दूना 32, इधर 2 और 16 2 18, 32 और 4 36 और इधर भी 18 दूना 36, तो दोनों दोनों बराबर आया कि ना आया। तो इस प्रकार से अनुस्वरता के नियम का पुष्टि होनी चाहिए। आगे कह रहा है ना आपको इसी में कि समीकरण के बाईं ओर और दाईं ओर के हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 4, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 2 है। ये मैंने इसमें बाईं और दाईं ओर, इधर 4 है इधर कितना, यानी हमको बता रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 4, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 2 है, इधर 4 गो है इधर क्या गो है 2 गो। उपयुक्त उत्पाद के मैंने उपयुक्त में हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 4 और ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 2 के बराबर है इधर उत्पाद में, अतः यह संतुलित रासायनिक समीकरण है, दोनों तरफ क्या है बराबर है। इस प्रकार से हमें क्या करती है एग्जाम में सवाल आती है, हम इसे सोल्व करेंगे। आगे प्रश्न रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पर किस प्रकार से पूछा जाता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा इसको जिक्र करेंगे। देखिए क्या है बाबूरे, बोला कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वह क्या कहलाती है, तो अभिक्रिया का नाम होता है द्वितीय विस्थापन। उपचयन में निम्नलिखित में क्या होता है, हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑक्सीजन का योग, इनमें सभी होता है। जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या है, तो देखिए H2O मतलब H2O फार्मूला होता है, तो यानी H2 और O2 मिलाएंगे तो हमें बनता है कुछ H2O बनती है। तो बताइए इसके अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमको यहाँ संतुलित करने के लिए तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ भी कितना लगाना पड़ेगा 2 लगाना पड़ेगा। तो बताइए ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ ऑक्सीजन है, तो इसके आगे कितना है 2 और इसके आगे कितना है 1, तो 2 रेशियो 1 में होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होती है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो पीला होता है, याद रखना पड़ती है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करती है, यानी एक और 2 अदला-बदली करती है। देखिए क्या बदला करती है, MgCl2 और एवं कॉपर सल्फेट,
फिर आगे कह रहा है कि AgNO3 एवं कॉपर सल्फेट इसमें अभिक्रिया में बदला बदली कर सकता है, ये वाली ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक की अभिक्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं है। दहन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन भी, भोजन का पचना भी, अवक्षेपण नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सी विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण कौन है? ये वाली साफ झलक रही है हमको कि एक अदला बदली क्या किया है, परमाणु को किया है। इतना किस प्रकार का, देखिए यहाँ 4, यहाँ भी 4, यहाँ 2, यहाँ भी 2, तो यह कौन इस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जुट गया है, तो इसका नाम होता है संयोजन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ के ऑक्सीजन का योग कहलाता है? किसी पदार्थ की अभिक्रिया का योग क्या कहलाता है? तो उपचयन कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू? उपचयन कहलाती है। इस प्रकार से हमको क्या करनी है, रंगनी रहती है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होना क्या कहलाता है? तो ह्रास होना अपचयन कहलाता है। इसमें किस प्रकार की अभिक्रिया, देखिए दोनों अदला बदली किया हुआ है, तो इसको हम द्विविस्थापन कह सकते हैं। यह किस रासायनिक प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसको एगो किया है, तो इसको हम खाली विस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं। साग सब्जियों का अपघटित होना, कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उसमें क्षेपीय अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उसमें क्षेपीय अभिक्रिया है। COH2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बताइए, यहां से यहां चल गया ऑक्सीजन, H से O2 में बदल गया। ये रेडॉक्स अभिक्रिया एग्जाम्पल भी ऐसे पूछा जाता है, तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? ठीक है, बोल रहा है CuO में कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है। हाँ, पहला तो कॉपर से ऑक्सीजन जुड़ गया, कॉपर का ऑक्सीकरण, कॉपर का ऑक्सीकरण, जब ऑक्सीकरण हुआ तो ऑक्सीकरण कहाँ हो गया? गलत हो गया। कॉपर का नाइट्रेशन, नाइट्रोजन कहाँ है? नहीं है। ए और बी दोनों गलत है, यानी राइट ऑप्शन ए है। समीकरण इतना में किस प्रकार की अभिक्रिया? CaCO3 CO टूट गया है ना, तो इसको टूट गया है, तो इसका नाम होता है वियोजन अभिक्रिया। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसा बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसा है? तो ये कैसा है? प्रकाश संश्लेषण है। अभिक्रिया को किस प्रकार की अभिक्रिया बताई जाती है? यानी मिल गया है तो संयोजन हो गया। इस प्रकार से हम अभिक्रिया के बारे में क्या करते हैं? जानते हैं। चलिए आगे है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? 2 नंबर का सवाल है जो 2015 में पूछा गया है। कहता है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया, लिख दी आराम से। अपघटन या वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते? कहता है वैसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपयुक्त परिस्थितियों में टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करे, उसे अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है। नाइट्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन जल से किस प्रकार विद्यमान, जल में किस प्रकार विद्यमान है? तो कहता है हाइड्रोजन आयन H+ जल के अणुओं के साथ संयोग करके हाइड्रोनियम आयन के रूप में विद्यमान रहते, उपस्थित रहता है। यानी ये 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, तो H3 और वो प्लस, तो प्लस रह जाती है, यानी H3+ O रहती है। इस प्रकार से हाइड्रोजन आयन रहता है। कहते निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित होने वाले पदार्थों को पहचाने। इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो कहता क्या है, समझेंगे हम लोग, बनाएंगे इसको, देखिए किस प्रकार से है। तो कहता निम्नलिखित में, जैसे सोडियम है, ऑक्सीजन है, तो Na2O बना लिया। तो हम सबसे पहले पढ़ें कि इस प्रक्रिया में सोडियम उपचयित हुआ। कैसे? क्योंकि सोडियम में ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन जुट गया, तो सोडियम उपचयित हो गया। ऑक्सीजन क्या हो गया? अपचयित हो गया। ऑक्सीजन क्या हो गया? अपचयित। इस प्रक्रिया में बता रहा था कॉपर अपचयित हुआ, हाइड्रोजन उपचयित हो गया, ऑक्सीजन में कोई परिवर्तन। देखिए कॉपर से कॉपर सल्फेट बन गया, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो कहते हो रह गया, ऑक्सीजन में कुछ चेंजिंग नहीं हुआ। आगे कहती है ना बाबू कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, इसके उदाहरण दीजिए। ये बहुत है, 2013 में और 21 में पूछा गया प्रश्न। कहता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कौन अभिक्रिया कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर बुझे हुए चूने का निर्माण करता है। कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर लिया तो CaOH, इसका नाम है बुझा हुआ चूना। इस अभिक्रिया में कली चूना जल से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी भड़की चूना बनाता है। एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अतः यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। जो अभिक्रिया है किस प्रकार का अभिक्रिया का एग्जाम्पल है बाबू? तो संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। आगे कहता है द्विविस्थापन। आगे कहता है कि विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है?
इन अभिक्रियाओं को समीकरण लिखें। कहता है वैसी अभिक्रिया, ये 2020 में पूछा गया, वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी तत्व का प्रतिस्थापन दूसरे तत्व द्वारा होता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ जिंक है, बेचारा अकेले था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो यहाँ जिंक मिला लिया दोस्त को, हाइड्रोजन अकेले हो गया। वैसे अभिक्रिया जिसमें दो या दो अपने आयनों का आदान प्रदान करती है और नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसे द्वितीय विस्थापन है। इसमें दोनों अणु अपना आयन अदला बदली कर लिया है, तो इसे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कहता है जब लोहे को कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है, क्यों? 2019 में प्रश्न पूछा गया है। तो कहते हैं कि लोहा है, कॉपर सल्फेट है, FeSO4 बना लिया, कॉपर बदल लिया। तो कहता है इस अभिक्रिया में फेरस कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को विस्थापित कर देता है, माने अलग कर देता है, और कॉपर सल्फेट से फेरस सल्फेट में परिवर्तन से कॉपर सल्फेट का नीला रंग यहाँ मलिन पड़ जाता है और लोहे का कील FeSO4 में परिवर्तन से भूरा रंग का हो जाता है। कैसा रंग का हो जाता है? भूरा रंग का हो जाता है। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न। अवक्षेपण अभिक्रिया से अब क्या समझते हैं? कहता है ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है अवक्षेपण अभिक्रिया कही जाती है। जैसे NaCl AgNO3, तो यहाँ बना लेता है AgCl जो अवक्षेप के रूप में रह जाएगा और NaNO3 होता है। कहता है उष्माक्षेपी एवं उष्माशोषी अभिक्रिया क्या है? उदाहरण दीजिए। तो उष्माक्षेपी कहता है जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए मेथेन है, ऑक्सीजन है, मिला, कार्बन डाइऑक्साइड बना और जल बना और क्या दिया? उष्मा दिया। उष्माशोषी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में प्रतिफल के साथ उष्मा का अवशोषण होता है उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन है, जल है, उष्मा क्रिया के पहले ही उष्मा लगा रहेगा तो उष्मा कौची शोषी, अब बाद में उष्मा लगा रहेगा तो उष्मा क्षेपी। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? उदाहरण देकर समझाइए। देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाने बोल रहे हैं। कह रहे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के परमाणु अथवा समूह किसी अन्य यौगिक के परमाणु अथवा समूह को विस्थापित कर उनका स्थान ग्रहण करते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर लोहे के कील का रंग भूरा और कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला मलिन हो जाता है। यानी देखिए बोल रहा है कि फेरस है, कॉपर सल्फेट है, अभिक्रिया कर लिया तो FeSO4 बना लिया और कॉपर बेचारा निकल गया तो FeSO4 हो गया। यह विस्थापन अभिक्रिया का क्या है? उदाहरण है। अब चयन उपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? बोलता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीकृत होता है और दूसरा अवकृत होता है। अब चयन उपचयन अभिक्रिया अर्थात रेडॉक्स अभिक्रिया कही जाती है। कौन अभिक्रिया कही जाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कही जाती है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। क्या है अगला प्रश्न? यहां हमको पहचानना था, रेडॉक्स अभिक्रिया बतानी थी। देखिए ये कॉपर है, यहाँ पे कॉपर है, CO और H2 से अभिक्रिया कर लिया तो CO और जल बना लिया, तो यहाँ H2 से H2O बना तो चयन हो गया और CO से CO बन लिया तो अब चयन हो गया। आगे है श्वसन क्रिया को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? 2015 के प्रश्न पूछा गया है। तो कहता है जीवित रहने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। बात सही है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होता है। पाचन क्रिया के दौरान खाद्य पदार्थों छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज का निर्माण होता है और ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलकर के हमें ऊर्जा देती है। अतः श्वसन एक ऐसी अभिक्रिया है उष्माक्षेपी, बाद में ऊर्जा दिया तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होता है? 2012 और 14 में पूछा गया। जिंक आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर आयरन को विस्थापित कर देता है। देखिए ये क्या हो जाता है? जिंक सल्फेट से मिल जाता है, लोहा बेचारा अलग हो जाता है। इस प्रकार से एग्जाम में सवाल आता है। चलिए हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं। ये कहता है ताम्र छिलन को हवा में लंबे समय तक गर्म करने पर उस पर काली परत चढ़ जाती है। इस पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने से कौन सी हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर उसका भूरा रंग पुनः वापस आ जाता है?
यह कौन सी अभिक्रिया होती है? अभिक्रिया के नाम एवं समीकरण को लिखें। चलिए, कहता है ताम्र छीलन की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है और कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन से जोग बना लेता है, यानी कॉपर ऑक्सीजन से मिलकर के कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। अगर इससे गर्म पदार्थ कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है। काली परत कैसे हो जाती है? भूरे रंग की। इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है, अर्थात कॉपर होता है, यानी कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से पुनः अभिक्रिया करके पुनः कॉपर में जाता है और क्या बना लेती है? जल। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसको उपचयन होता है। इस प्रकार अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो कहा जाता है कि अपचयन हुआ है। ये अभिक्रिया उपचयन अपचयन रेडॉक्स कही जाती है। क्या कही जाती है? रेडॉक्स कही जाती है। इस प्रकार से निम्नलिखित अभिक्रिया क्या है, इसका डेफिनेशन लिखना है। संयोजन का, वियोजन का, विस्थापन का, द्विविस्थापन का, ऐसे देकर के 5 नंबर बनाती है। तो कहता है संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक परस्पर संयोग कर एकल पदार्थ की रचना करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। C+O2 CO2 बनाया, CaOH2 तो CaOH का हॉल 2 बनाया। फिर कहा था वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु आपस में टूटकर 2 या 2 से अधिक यौगिक का रचना करते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी देखिए इधर अणु जो है ये टूट जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाती है? टूट जाती है। आगे हम लोग पढ़ते हैं जिस अभिक्रिया का नाम है विस्थापन अभिक्रिया। देखिए कहता है विस्थापन अभिक्रिया क्या है? कहता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु में उपस्थित किसी परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे तत्व के परमाणुओं द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे जिंक है, कॉपर सल्फेट, तो जिंक सल्फेट और क्या बना लिया? कॉपर को अलग कर देता है, तो एक विस्थापन हो जाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया दोनों आयन को अदला बदली करेगा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों को आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। देखिए दोनों आयनों का अदला बदली, Na2SO4 है, BaCl2, तो यहाँ बना लिया BaSO4 और NaCl बेचारा निकल गया। आगे है प्रश्न कि हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं को प्रभावों को देखा गया है। कैसे देखा गया है? देखिए बतावल गया है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देवल गया, इस ऑब्जेक्टिव को हम लोग समझेंगे। निखिल कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के साथ जलता है? तो कोयला जलता है, बात सही है। आंसर सामने भी है, रहने से पता नहीं, हमको समझना पड़ता है कि इसमें कोयला को जलाने के लिए ज्वाला की जरूरत नहीं पड़ती है। लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है? तो बताया कि भोजन को दुर्गंधित होने से रोकने के लिए उपाय क्या किया जा सकता है। तो कहता है भोजन को दुर्गंधित होने से रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किया जा सकता है। पहला, भोजन को रेफ्रिजरेटर में रख करके उसे दुर्गंधित होने से क्या किया जा सकता है? रोक सकते हैं खराब होने से। भोजन को वायुरुद्ध बर्तनों में रखकर भी उसे दुर्गंधित होने से रोका जा सकता है। वसा युक्त भोजन में एक विशेष प्रकार का पदार्थ जिसे एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, मिला देने से भोजन का ऑक्सीकरण क्या होता है? रुक जाती है। अगला है विकृत गंधिता क्या अर्थ है? सुधारण व्याख्या, सुधारण कीजिए। कहता है खाद्य सामग्रियों में उपस्थित वसा तेल काफी समय के बाद वायु के ऑक्सीजन द्वारा उपचयित होती है और जिससे खाद्य पदार्थ सामग्रियों को वसा युक्त भोजन खराब हो जाती है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहा जाता है। चिप्स आदि के पैकेट में ऑक्सीजन निकालकर नाइट्रोजन गैस भर देने पर चिप्स विकृत गंधी नहीं हो पाती है। यानी जो चिप्स में होती है नाइट्रोजन यानी मिक्सचर सब में जो भरी जाती है पैकेट में, वो सब जो भरा जाता है उसका नाम होता है नाइट्रोजन गैस। लोहे को जंग से बचाने के 2 उपाय लिखें। कहता है लोहे को सतह पर जिंक लेपित कर जंग से बचाया जा सकता है। लोहे के सतह पर ग्रीस लगाकर जंग से क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। आगे खाद्य पदार्थों में विकृत गंधिता कैसी होती है? बोलता है खाद्य सामग्रियों में उपस्थित वसा तेल को काफी समय तक वायु में छोड़ देने पर यह वायु के ऑक्सीजन द्वारा उपचयित हो जाती है और यह विकृत गंधिता हो जाती है।
कहते हैं संक्षारण क्या है, संक्षारण रोकने के उपाय को बतावे। कहता है हवा में वर्तमान ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड आदि को प्रतिक्रिया धातु की सतह पर होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण होने वाली धातु के क्षरण की क्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। ये भी 5 नंबर में पूछ सकता है एग्जाम में। तथा संक्षारण रोकने का उपाय बताइए, तो धातु की सतह पर तेल लगा करके, यदि लोहे की सतह पर तेल या ग्रीस की सतह जमा दीजिए तो नम वायु लोहे के संपर्क में नहीं आ पाती है, जिसके कारण जंग नहीं लगता है। मशीनों के पुर्जों पर ऐसा ही किया जाता है। एनामेल से लोहे की सतह पर रंग रोगन की तरह परत जमा करके लगने पर नियंत्रण पाया जाता है, जैसे बसों, कारों, स्कूटर, मोटर साइकिल, खिड़कियों, रेल गाड़ियों आदि पर इनमेल की तरह टाह को जमा दी जाती है, पेंट कर दी जाती है, कलई करके लोहे की सतह को कलई की जाती है। घी के कनस्तर एवं खाना पैक करने के लिए डिब्बों पर ऐसा ही किया जाता है। यानी इतने चीज कर सकते हैं तो संक्षारण क्या हो सकती है, रुक सकती है। हम एक चैप्टर का हो गया बाबू। चलिए अब अगले चैप्टर है जिसका नाम है एसिड, बेस एवं साल्ट। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, इसकी पढ़ लेते हैं। इतनी के बाद प्रश्न एग्जाम में आती है, हम लोग आसानी से बनाएंगे। कथम लिखित में कौन प्रबल क्षारक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे प्रबल क्षारक है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है, तो प्राकृतिक सूचक क्या है, हल्दी है प्राकृतिक सूचक। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या हो सकता है, 7 से क्या हो सकता है, अधिक, यानी क्षार हो जाएगा। अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में कौन सा उत्पन्न होता है, तो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न देता है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, तो क्षार कहलाती है। अगला है निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल है संक्षारक अम्ल। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है, उदासीन होता है। बैटरी अम्ल क्या है, तो H2SO4 है। लौंग तेल किस प्रकार का है, तो गंधीय सूचक है। अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया कर क्या बनाती है, तो लवण बनाती है। बुझा हुआ चूना क्या है, तो बुझा हुआ चूना है एकरा में, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है, तो सोडियम क्लोराइड। निम्नलिखित में कौन यौगिक अम्ल है, तो H2SO4 एक प्रकार के क्या है, अम्ल है। इस प्रकार से हमें ऑब्जेक्टिव इस रिलेटेड आती है। कहता है अगला ऑब्जेक्टिव क्या है, अधातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। लेकिन में कौन क्षारीय ऑक्साइड है, तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय, यह धातु है क्षारीय नहीं होगा, युवा धातु है क्षारीय नहीं होगा, युवा धातु बच गया, सोडियम धातु है। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया में निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। निम्न में किस प्रकार के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने में किया जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। एक छात्र जांच प्रखनली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट को तनु विलयन के साथ सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदे मिलाता है, तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा, तो हरा रंग दिखता है। कौन रंग दिखता है बाबू, हरा रंग दिखता है। कौन रंग दिखता है, हरा रंग दिखता है। हरा रंग दिखता है। आगे चलते हैं हम कि जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब इस विलयन का रंग कैसा होता है, बैंगनी होता है। NaOH क्या है, एक प्रकार के क्षार है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित हो जाता है, कैसे, तो ये कह रहा है पीला हो जाता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है, तो यह जिंक कार्बोनेट और हाइड्रोजन गैस देता है। लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जिससे निकाला जा सकता है लाइकेन का बना होता है। आगे चलिए हम लोग को सब्जेक्टिव प्रश्न किस प्रकार से आती है। चलिए पहला क्वेश्चन से बाबू कि क्या होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूना जल से प्रवाहित किया जाता है, कम मात्रा में और ज्यादा मात्रा। तो पहला, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूना जल से कम मात्रा में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कम मात्रा में देते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट आता है और जल भी बनता है, लेकिन कैसा, तो श्वेत। और अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूना पत्थर में बदलकर विलीन हो जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जल कार्बन डाइऑक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट
माने कैल्शियम बाइकार्बोनेट में क्या हो जाता है, बदल जाता है, जो जल में विलयनशील है, घुलनशील होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसके दो उदाहरण देखिए, 16 में भी, 18 में भी, 21 में भी पूछा गया प्रश्न है। कहता है अम्ल और क्षार के बीच रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल बनते हैं। अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये अम्ल है, ये क्षार है, मिलकर के लवण बनाया और जल बनाया। कहता है धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। कहता है जब धातु के साथ किसी अम्ल की अभिक्रिया होती है तो प्रायः हाइड्रोजन गैस, जैसे मान लिया H2SO4 है, ठीक है, इन लोहा से अभिक्रिया कर लिया तो यहाँ बना लिया FeSO4 और प्लस कौन गैस निकाल दिया, हाइड्रोजन गैस निकाल देता है। इस प्रकार से एग्जाम में सवाल आती है, हम आसानी से इसको सोल्व करते हैं। आगे चलिए बच्चे, क्या है, कहता है देखिए लिखा गया है, हाइड्रोजन गैस निकाला गया है। कहता है सूचक से आप क्या समझते हैं, किसी एक संश्लेषित सूचक का आप लिखें, बता दें। कहता है वैसे पदार्थ जिसकी सहायता से किसी अम्ल, भस्म और उदासीन विलयन के बारे में पता चलता है, सूचक कहते हैं। कहता है अगर कोई विलयन अम्ल है तो उसमें नीले लिटमस पत्र लाल हो जाता है। इस प्रकार भस्मीय विलयन में नीला लिटमस पत्र लाल वर्ण, लाल वर्ण क्या हो जाता है, नीला, और उदासीन विलयन में अपरिवर्तित रहती है। इस प्रकार से होता है। तो संश्लेषित सूचक मिथाइल ऑरेंज और क्या है, फिनोप्थिलीन है। कहता है पीतल एवं तांबा के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, 2022 में पूछा गया प्रश्न है। कहता है तांबे या पीतल के बर्तन में दही नहीं रखना चाहिए, दही में अम्लीय गुण होता है क्योंकि दही खट्टा होता है और तांबे के साथ दही की अभिक्रिया दही में लैक्टिक अम्ल है के फलस्वरूप धातु के लवण बनाते हैं और दही का स्वाद क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे दही कॉपर, तो कॉपर लवण बना लिया और कौन गैस निकल गया, हाइड्रोजन गैस। अम्ल को तनुकृत करने के समय अम्ल को जल में मिलना चाहिए, न कि जल को अम्ल में, क्यों। तो कहता है जल में अम्ल के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत उष्मा छिपी होती है। 23 में पूछा गया प्रश्न है। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर अत्यधिक उष्मा उत्पन्न होता है जिसके कारण अम्ल छलक कर बाहर आ जाता है और हमें जला देता है। अतः सांद्र अम्ल को तनु करते समय सावधानी पूर्वक सांद्र अम्ल की थोड़ी थोड़ी मात्रा जल में डालनी चाहिए, यानी अम्ल की मात्रा जल में डालनी चाहिए, इन्हें कि जल की मात्रा अम्ल में डालनी चाहिए, ऐसा दिक्कत है। अब अम्लों और क्षारकों में समानताएं क्या है, इसके आधार पर हम क्या करेंगे, थोड़ा टॉपिक को जानेंगे किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न आते हैं। कहते हैं लिखित में कौन सा पदार्थ जलीय विलयन नीले पत्र को लाल कर देता है, तो अम्ल कर देता है। अम्ल जो होता है नीला लिटमस पत्र को क्या कर देती है बाबू, तो लाल कर देती है। आगे है लघु उत्तरीय प्रश्न दूसरा कि अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे जैविक जलीय विलयन में अम्लीय गुण क्यों प्रदर्शित करते, ये भी 2013 का प्रश्न है। कहता हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में ही जलीय विलयन अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिक जलीय विलयन में आयनित होकर के हाइड्रोजन आयन प्रदान नहीं करते हैं। यही कारण है कि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों को जलीय विलयन अम्लीय गुण नहीं दर्शाता है। आगे है आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है। कहता है आश्रित जल का पीएच मान 7 होता है और विद्युत चालन के लिए हाइड्रोजन आयन की विमुक्ति होना अनिवार्य है, उपस्थित होना अनिवार्य है। वायु प्रदूषक गैस है जैसे SO2, NO2 आदि के वातावरण में उपस्थित होने पर वर्षा जल अम्लीय हो जाता है, यानी जब जल में SO2, NO2 मिल जाता है तो वह जल अम्लीय कहलाती है। यह भी पूछा जाता है कि अम्लीय के लिए कौन अनिवार्य है, तो SO2 और NO2। अब होती है तो हो जाता है तो यह विद्युत का चालन करने लगता है। यही कारण है कि वर्षा जल में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है और हाइड्रोजन आयन मुक्त होता है। आश्रित जल में H+ आयन उत्पन्न नहीं होने के कारण इसमें विद्युत धारा नहीं होती है। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है, देखिए 19 में है, 23 में है, 18 में है। तो कहता है जल की उपस्थिति में अम्ल H आयन उत्पन्न होता है जैसे HCl H2, तो HO3 हाइड्रोजनियम आयन दिया ना, और यह क्या हो जाता है, क्लोराइड में बदल जाती है। आगे है सोडियम जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं में H आयन पृथक नहीं हो पाते हैं। कहता हाइड्रोजन आयन पृथक के रूप में नहीं रह सकते कि लेकिन ये जल के अणुओं, लेकिन यह क्या कह रहा है,
कह रहा है कि लेकिन यह जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकता है, अतः हाइड्रोजन आयन को हाइड्रोजन आयन में दर्शाया जा सकता है। यानी H प्लस को HO3, तो HO3 प्लस हो ना, तो इसका नाम हाइड्रोनियम आयन। कहता हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति का क्या प्रभाव पड़ता है? तो कहता हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता विलयन की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर जल में अम्ल या क्षार को मिलाया जाए तो आयन की सांद्रता हाइड्रोजनियम आयन हाइड्रोक्साइड आयन के प्रति इकाई जो आयतन में कमी हो जाती है वह विलयन तनुकृत हो जाता है, तनु हो जाती है। कहता है अम्ल का अम्लीय विलयन में क्यों विद्युत का चालन करता है? 14 में पूछा गया प्रश्न है। कहता है शुष्क अम्ल HCl विद्युत का चालन नहीं करता है। शुष्क अवस्था में HCl हाइड्रोजन आयन विमुक्त नहीं करता है, क्योंकि अम्ल में जल की कुछ मात्रा मिला दी जाती है तो यह हाइड्रोजन आयन विमुक्त करने लगता है। यानी अम्लीय लवण या विद्युत का धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा आसानी से बहने लगता है। अन्य हाइड्रोजन आयन के चलते जल में विद्युत धारा बहती है, जल विद्युत का क्या होता है? चालन करने लगता है। कहता है अम्ल के विलयन को तनु करने पर हाइड्रोजनियम आयन का सांद्रण कैसे परिवर्तित होता है? कैसे परिवर्तित होता है तो बताया जा रहा है कि किस प्रकार से होता है। तो इसके बारे में यहाँ पे है कि अम्ल को तनु होने पर हाइड्रोजन आयन का सांद्रण क्या होता है? घट जाता है। इसलिए तनुकरण किसे कहते हैं? तो जल में अम्ल का क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता हाइड्रोजनियम आयन या हाइड्रोक्साइड आयन की प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तनुकरण कहा जाता है। आगे देखिए क्या है, अम्ल और क्षारक के विलयन में कितने प्रबल होते हैं इसके पर कहता है निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो हाइड्रोक्साइड इन क्षार। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। किसी पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारकीय हो सकता है? तो 11 सबसे ज्यादा होगा। निम्नलिखित कौन संश्लेषित सूचक है? मिथिल ऑरेंज। निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल अम्ल है? हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे क्या है? प्रबल अम्ल है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन पीएच मान क्षारक विलयन का होता है? तो 13, क्षार वाला 13 होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान क्या है? तो 10.5 होता है। इस प्रकार से हमें क्या करना है? याद करनी है बाबू। चलिए आगे है, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है? तो 1 वाला हो सकता है। कौन वाला हो सकता है बाबू? 1 वाला हो सकता है। कोई घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल क्या हो सकता है? घोल का पीएच मान 2 होगा, यानी क्योंकि अम्ल 7 से कम वाला होगा। अम्लीय वर्षा के लिए पीएच मान क्या होनी चाहिए? 5.6 से कम होनी चाहिए। सिरका में निम्नलिखित कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इथानोइक अम्ल पाया जाता है। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथानोइक अम्ल पाया जाता है। निम्नलिखित में किसके कारण अम्लीय वर्षा होता है? तो हम बताए SO2 है, NO2 तो SO2 है। टूथपेस्ट कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। हमारा शरीर के पीएच मान कितने परास के बीच कार्य करता है? तो ये बाबू 7.0 से 7.8 के बीच। मिल्क में कौन सा प्रबल अम्ल है? तो अभी हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल भी एक प्रबल अम्ल है। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। कोई विलयन का लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान कितना होगा? तो 10, नीला माने क्षार होगा। चलिए इस प्रकार से हमें प्रश्न ऑब्जेक्टिव थे। इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न जो दिया गया है, ये कह रहा है पहला, हमारे दैनिक जीवन में पीएच के किन्हीं 5 महत्वों का उल्लेख करें। दैनिक जीवन में पीएच का 5 उल्लेख का क्या करें? वर्णन करें। तो सबसे पहला है हमारे दैनिक जीवन में 5 महत्व निम्नलिखित है, जिसका पहला, प्राणियों के शरीर के लिए पीएच का दायरा। प्राणी पीएच में एक छोटे दायरे में ही जीवित रह सकता है। हमारे शरीर के अंदर की अभिक्रियाएं 7.0 से 7.8 पीएच के बीच होती है। हमारे खून का पीएच मान कितना होता है? 7.4। ये पहला हमारे जीवन का उपयोगी है। अम्ल वर्षा का पीएच मान, वायु प्रदूषक गैसें जैसे SO2, NO2, ये जो है अम्लीय वर्षा के लिए महत्वपूर्ण है। SO2 और NO2 के वातावरण में उपस्थित होने पर वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है, ऐसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से क्या होना चाहिए? कम हो जाता है। पानी में रहने वाले जीवधारियों के लिए काफी कष्टमय हो जाता है।
अम्लीय वर्षा होती है तो। मिट्टी का पीएच मान, विभिन्न प्रकार के पौधों के विकास के लिए मिट्टी का पीएच मान 7 के आसपास होना आवश्यक है। रसायनों के उपयोग से मिट्टी का पीएच मान घट जाता है, जो मिट्टी की उर्वरकता को प्रभावित करता है। अगला है कि भोजन का पचना, भोजन के पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की आवश्यकता होती है। इसका पीएच मान 1 होता है। अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न होने पर पीएच घट जाता है और भोजन पाचन में कठिनाइयां होती है, अर्थात पेट में दर्द भी उत्पन्न होने लगता है। कहता पीएच और हमारे दांतों को इनामेल कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। यदि मुंह का पीएच मान 5.5 के नीचे वाला हो जाता है तो दांतों में क्षरण शुरू हो जाता है। भोजन के बाद मुंह में उपस्थित जीवाणु अवशिष्ट पदार्थों का कण बन जाता है, अम्ल उत्पन्न होता है, यानी अम्ल उत्पन्न होता है और हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एक प्रश्न दिया गया है, देखिए 2023 में पूछ दिया था प्रश्न, यानी 10 के पावर, देखिए इसको बनाने के लिए कैसे बताया जाता है, 10 के पावर -3 NaOH बिलियन का पीएच मान ज्ञात करिए। तो देखिए OH हाइड्रोक्साइड आयन बराबर दे दिया 10 के पावर माइनस कितना 3 मोलरिटी। हम जानते हैं POH बराबर माइनस के लॉग ऑफ OH हाइड्रोक्साइड आयन, तब POH बराबर, अब हम यहां से करेंगे तो बताइएगा यहां से क्या होता है, माइनस के लॉग, यहां लिखेंगे 10 के पावर माइनस कितना 3, पावरवा आगे आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 और लॉग कितना 10, यहाँ हो जाएगा 3 गुना लॉग 10 का मान होता है कितना 1, तो POH का मान कितना आ गया 3, OH में आया, लेकिन हमको PH में पूछ रहा है। तो PH बराबर फॉर्मूला होता है क्या, यानी 10 के पावर, माने ये हम 10 के पावर 14 भी कह सकते हैं या 10 के पावर -3, यानी खाली कह सकते हैं कि 14 में से अगर 3 घटा दीजिएंगे तो पीएच आ जाता है, तो 14 में से 3 घटा दिए तो 11 आ गया, यानी पीएच मान 11, अतः बिलियन कैसा होगा, क्षारीय होगा। अगला मेरी पॉइंट से बाबू कि आयोडीन युक्त नमक है, आयोडीन युक्त नमक है तो सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम आयोड। बेकिंग धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, Na2CO3 × 10H2O। कौन विजातीय यौगिक है, देखिए खड़िया, चूना पत्थर, संगमरमर एक चीज का है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग है, तो डी ऑप्शन। ऐसा भी देता है प्रश्न। कैल्शियम CaOCl2 का प्रचलित साधारण नाम क्या है, तो इसका प्रचलित साधारण नाम विरंजक चूर्ण है। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम है। निम्नलिखित में सोडा एस का सूत्र क्या है, तो Na2CO3। निम्नलिखित में कौन ग्लोबल लवण का निर्माण करता है, तो Na2CO3 × 10H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2O है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो NaHCO3 को बेकिंग सोडा कहा जाता है। सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो सोडा एस को सोडियम कार्बोनेट को बोला जाता है, सोडियम कार्बोनेट। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट नाम है, अर्धहाइड्रेट। चलिए आगे देखिए क्या है बता रहा है, आगे बता रहा है आपको प्रश्न कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 1/2H2O है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O है। निम्नलिखित में कौन सा लवण है, K2SO4 एक प्रकार के लवण है। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है, जिप्सम को गर्म करने पर। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है, CaSO3 है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, CaCO3 होता है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है, CaSO4 × 5H2O होता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो यह प्रक्रिया क्लोरो एल्कली विधि से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा सही है, तो Na2CO3 × 10H2O। आगे प्रश्न है मेरा कि बेकिंग पाउडर क्या है, तो कहता है बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और टार्टारिक अम्ल का मिश्रण है। अब इसे जल में मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, यानी सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोजन आयन के साथ मिला कार्बन डाइऑक्साइड और अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पाव रोटी या केक फूल जाता है तथा इससे यह मुलायम और स्पंजी हो जाता
है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से दूर रखना क्यों जरूरी है, व्याख्या करें। 21 में पूछा गया है। कहता है यह वायुमंडलीय जलवाष्प को शोषित कर जिप्सम में बदल जाएगी और यही कारण है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से दूर रखना चाहिए, यानी जम जाता है तो दिक्कत हो जाती है। आयोडीन युक्त नमक का उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, 21 का पूछा गया प्रश्न है। बोलता है आजकल आयोडीन युक्त नमक काफी जोरों शोरों से दिया जाता है। आयोडीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व है। इसकी कमी से थायराइड से संबंधित रोग होती है। आयोडीन की कमी से आमतौर पर घेंघा रोग होता है। साधारण नमक में थोड़ा पोटेशियम आयोडेट या पोटेशियम आयोडाइड मिला देने पर आयोडाइड नमक बन जाता है। इसके सेवन से शरीर में आयोडीन की क्या होती है, कमी हो जाती है। कहता है कठोर जल को मृदु जल के लिए जिस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है उसका नाम लिखिए। तो कहता है कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का उपयोग किया जाता है। तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है, क्यों? कहता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सफेद रवादार ठोस पदार्थ है। यह जल में घुलनशील होता है। इसका जलीय घोल निम्नलिखित अभिक्रिया के कारण क्षारीय होता है। हम ऐसे जानते हैं कि धातु की ऑक्साइड क्या होती है, क्षारीय होती है। तो धातु सोडियम कार्बोनेट जल के तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। अतः सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है। अतः जल से सोडियम कार्बोनेट घुलकर प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के कारण ही सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्या होती है, क्षारीय होता है। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए, संक्षरण हेतु कदम आवश्यक है। ये 14 और 20 में पूछा गया प्रश्न है। तो कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया कर जिप्सम में बदल जाता है। CaSO4 हाफ H2O और हाफ H2O जल से अभिक्रिया करे तो जिप्सम बदल गया CaSO4 × 2H2। इसका संरक्षण आर्द्र वायु से दूर रखकर किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक ही को संरक्षण है, उसके डीबी को जो डिब्बा में रहता है उसको खुला नहीं रखना चाहिए, बंद रहना चाहिए। वायु के संपर्क में जैसे ही आएगा वह तुरंत क्या हो जाती है, जम जाती है। धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर स्पष्ट करें। 19 और 23 में पूछा गया प्रश्न है। धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर। तो पहला, धोबिया सोडा का उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है, जबकि बेकिंग सोडा का उपयोग कपड़ा, कागज आदि के उद्योग में किया जाता है। धोबिया सोडा से जल की कठोरता दूर की जाती है, जबकि बेकिंग सोडा का उपयोग अग्निशामक में किया जाता है। धोबिया सोडा का उपयोग कांच, कागज और साबुन के उपयोग में किया जाता है, जबकि बेकिंग सोडा का उपयोग पेट की अम्लीयता को दूर करने में किया जाता है। आगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि एवं उपयोग को वर्णन करें। तो कहता है जिप्सम को 373 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनाता है। कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट है। ये क्या है, कैल्शियम जिप्सम को 373 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किए तो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बना देता है। इसका उपयोग टूटी हड्डियों को सही जगह स्थिर रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग खिलौना बनाने में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन से ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि का उपयोग को लिखें। ये भी 2 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। तो कहता है कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से विरंजक चूर्ण बनता है, यानी CaOH का हॉल टू Cl2 CaOCl2 into H2 यानी विरंजक चूर्ण है। यह कहाँ, तो लॉन्ड्री में साफ कपड़ों को विरंजन करने के लिए, लॉन्ड्री माने कपड़ा आयरन इस्त्री दिया जाता है ना, उसमें किया जाता है। पीने वाले जल को जीवाणुओं को मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखे एवं इसका उपयोग किया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र CaSO4 × हाफ H2O होता है। इसे कैल्शियम हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। यह आगे बताता है रोटी और केक को फुलाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है। बेकिंग पाउडर गर्म होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, जो रोटी को केक को फुलाने पर क्या करता है, मदद करता है। जो हम रोटी की देखते हैं जो फुला हुआ रहता है तो में से जो गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। आगे कह रही है कि ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन विस्थापित करने वाली अभिक्रियाओं को समीकरण देते हुए लोग करें। विरंजक चूर्ण वायु कार्बन डाइऑक्साइड नमी की उपस्थिति में क्लोरीन मुक्त हो जाता है। देखिए CaOCl2 कार्बन डाइऑक्साइड तो कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया, क्लोरीन बेचारा अलगे हो गया। या अम्लों से अभिक्रिया कर क्लोरीन मुक्त करता है। देखिए विरंजक चूर्ण जो है, ब्लीचिंग पाउडर जो है वह अम्ल से अभिक्रिया किया था, कैल्शियम सल्फेट जल और क्लोरीन निकल गया। कहता है धोने के सोडा और बेकिंग सोडा में एक एक प्रमुख उपयोग बताइए। धोने का सोडा का उपयोग वस्त्र उद्योग में होता है, जबकि बेकिंग सोडा का उपयोग भोजन पकाने में होता है।
5 नंबर में इससे प्रश्न पूछ सकता है, जैसे लिखा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, इसके बनाने की विधि के गुण एवं उपयोग को क्या करें, लिखें। 2020 और 22 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए किस प्रकार से हमको इसको लिखना है एग्जाम में। कहता है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। बनाने की विधि, अमोनिया से संतृप्त सोडियम क्लोराइड का जलीय घोल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट का निर्माण होता है। यह अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। कुछ के रूप में प्राप्त होता है बाबू, अवक्षेप के रूप में। सोडियम क्लोराइड जल से नाइट्रिक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं तो अमोनिया क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। यह रवेदार ठोस है जो जल में घुलनशील क्षारीय विलयन बनाता है। गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त करता है। फिर यह सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 में क्या हो जाता है, परिणत हो जाता है। अम्लों से भी क्रिया कर CO2 गैस करता है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को अम्लों से भी क्रिया करे तो CO2 गैस निकलता है। कहता है इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में होता है। बेकिंग पाउडर खाने के सोडे में टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है जो पाव रोटी को क्या करता है, स्पंजी बनाता है। कहता है यह दुर्बल क्षार है, इसे साइट्रिक अम्ल के साथ मिलाकर एंटासिड के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका व्यापारिक नाम इनो है। क्या है, इनो है। इसका उपयोग रसोई घर में अग्निशामक यंत्र में भी किया जाता है। ये कपड़ा, चमड़ा, कागज उद्योग में रसायन का काम करता है। कौन कौन काम करता है, बेकिंग पाउडर। चलिए आगे हमें क्या है बाबू, आगे हमें विरंजक चूर्ण के बारे में है। इसमें पूछा जाता है कि विरंजक चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक नाम, सूत्र एवं उपयोग को लिखें। कहता है विरंजक चूर्ण कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन का यौगिक है। इसे चूने का क्लोराइड भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है तथा सूत्र CaOCl होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को Cl2 के 313 केल्विन पर जब गर्म करते हैं तो CaOCl2 क्या बनती है, जल। इसका उपयोग लॉन्ड्री में विरंजक के रूप में होता है। कीटाणुनाशक के रूप में जल को शुद्ध करने में होता है। कागज की फैक्ट्री में लकड़ी एवं कागज की मज्जा तथा कपड़ा उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजक करने के लिए होता है। ऑक्सीजन Cl2 तथा क्लोरोफॉर्म CaCl3 आदि के निर्माण में होता है। कोई रासायनिक उद्योग में एक अपचायक के रूप में क्या होता है, विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, हम आप लोग को आज केमिस्ट्री के लेसन 1 और 2 जिसका नाम रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण और अम्ल क्षार लवण का जो संपूर्ण क्वेश्चन था 2024 मैट्रिक बोर्ड के पूछने के लिए, इसे संभावित प्रश्न को बताया। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। जय हिंद मेरे प्यारे।